10 नवंबर 2025 का दिन। वक्त शाम का था और शहर था दिल्ली कि जब लोग किसी भी खतरे से गाफिल हर दिन की तरह दिल्ली की सड़कों पर इधर उधर घूम रहे थे कि तभी अचानक से दिल्ली के मशहूर लाल किले के सामने एक काफी बिजी सड़क के ऊपर एक बड़ा धमाका होता है। एक ऐसा धमाका कि जिससे सब कुछ हिल गया। चंद सेकंड्स के लिए तो पहले तो हर तरफ खामोशी छा गई और उसके बाद जब ये सन्नाटा टूटा तो हर तरफ चिल्लाने और चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। अफरा तफरी का माहौल था और किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। बस जिसको जिधर मौका मिल रहा था या जिधर सही लग रहा था वो उधर को ही भागने लग जा रहा था। कार से होने वाला ये धमाका इतना ज्यादा बड़ा और खतरनाक था कि इस कार के आसपास में बाकी जितनी कार्स थी या बाकी गाड़ियां थीं उनके तो पूरी तरीके से परखचे ही उड़ गए, जबकि जो दूसरी बाकी गाड़ियां थीं जो काफी दूरी पर मौजूद थीं उनके भी शीशे टूट गए। रिपोर्ट्स तो ये भी दावा कर रही हैं कि बहुत दूरी पर मौजूद जो कुछ बिल्डिंग्स थीं उनके भी शीशे टूट गए थे। अब जब गाड़ियों के ही पूरी तरीके से परखचे उड़ गए थे तो उसमें बैठे हुए जो लोग थे उनका क्या हाल हुआ होगा ये हमें यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है। बस आप इतना समझ लीजिए कि जान गंवाने वाले लोगों की जो लाशें थीं उनके जो बिखरे हुए टुकड़े थे, जो गोश्त के लोथड़े थे, वो बाद में लोगों को घटना वाली जगह से बहुत दूरी पर जाकर मिले थे। इस होने वाले खतरनाक धमाके के कुछ वक्त के बाद ही ये कंफर्म हो चुका था कि इसमें जान गंवाने वाले लोगों का आंकड़ा 12 पर पहुंच चुका है, जबकि 20 के करीब लोग घायल भी हुए हैं। मगर अब के जब ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही थी तो वही 12 वाला आंकड़ा 13 पर पहुंच चुका है और जो लोग घायल हैं उसमें से भी कई की हालत सीरियस बताई जा रही है। अब साथियों, जब इतना बड़ा धमाका हुआ था तो जाहिर है मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर भी कोहराम मचना लाजमी बात थी। किसी ने फौरन गवर्नमेंट से सवाल करने शुरू कर दिए तो सोशल मीडिया पर मौजूद किसी ट्रोल ने इंडिया के लगभग सभी मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया। किसी ने ऐसे मामलात को देखने वाली देश की एजेंसीज पर सवाल उठाए कि वो कहाँ थीं और क्या कर रही थीं, तो किसी ने कहा कि पाकिस्तान के साथ साथ इस धमाके और इस हमले में टर्की का भी बड़ा रोल है। ऐसे ही अलग अलग कंफ्यूजिंग चीजों की वजह से आप में से भी बहुत सारे लोग हैं कि जो अभी भी इस पूरे मामले की हकीकत को समझ नहीं सके हैं कि आखिर दिल्ली में उस दिन हुआ क्या था, कार में बैठा हुआ वो इंसान कौन था और उसने ये बड़ा धमाका क्यों किया था। और हाँ, एक और जरूरी चीज ये कि इस पूरे मामले में टर्की वाला वो क्या एंगल है कि जिसको लेकर मीडिया में आजकल काफी कोहराम मचा हुआ है। तो दोस्तों, दिल्ली के इस मामले की पूरी और असली कहानी समझने के लिए हमें 10 नवंबर से भी लगभग 10 दिन पीछे जाना होगा। ये 1 नवंबर के आसपास की बात है कि जब कश्मीर घाटी के अंदर कुछ दीवारों पर एक खास किस्म के पोस्टर्स चिपकाए गए थे कि जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के एक आतंकवादी ग्रुप जैश-ए मोहम्मद से था। जी हाँ, वही जैश-ए मोहम्मद कि जिसका सरगना वो मसूद अजहर है कि जो इंडिया में होने वाले पार्लियामेंट अटैक समेत कई बाकी हमलों में भी शामिल रह चुका है और जिसको किसी दौर में इसके ग्रुप ने भारत से रिहा करवाने के लिए भारत का एक प्लेन भी हाईजैक किया था। तो अब हुआ ये कि जैसे ही इंडिया की खुफिया एजेंसीज की नजर इन पोस्टर्स के ऊपर पड़ी तो उन्होंने फौरन छानबीन शुरू कर दी और इसी छानबीन में वो एक इंसान तक पहुँचे कि जिसका नाम था डॉक्टर मुजम्मिल। डॉक्टर मुजम्मिल से अभी पूछताछ चल ही रही थी कि ये जैश-ए मोहम्मद से जुड़े हुए पोस्टर्स तुमने क्यों छपवाए हैं या फिर क्यों चिपकाए हैं, कि तभी अचानक से 5 नवंबर को खबर आती है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने ही जम्मू कश्मीर से बहुत दूर यूपी के सहारनपुर में जाकर एक और बंदे को गिरफ्तार किया है। ये बंदा कि जिसका नाम डॉक्टर आदिल है, इसको गिरफ्तार भले ही यूपी के सहारनपुर से किया गया मगर ताल्लुक इसका भी कश्मीर से ही था। जम्मू कश्मीर पुलिस आदिल को गिरफ्तार करके जब कश्मीर लेकर गई और पूछताछ शुरू की तो बहुत जल्द ही ये कंफर्म हो गया कि पहले जिसको गिरफ्तार किया गया था मतलब कि डॉक्टर मुजम्मिल और ये कि जिसको यूपी से गिरफ्तार किया गया था डॉक्टर आदिल, इनका आपस में कनेक्शन है, बल्कि ये दोनों लोग एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं। ये कंफर्म हो जाने के बाद अब दोनों ही लोगों से अलग तरीके से पूछताछ शुरू की गई और इसी छानबीन में पता ये चला कि जो डॉक्टर मुजम्मिल है वो दरअसल फरीदाबाद में मौजूद अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाता है और फरीदाबाद के अंदर ही किराए पर लिए हुए एक मकान में रहता है। कुछ वक्त के बाद मतलब कि 9 नवंबर के दिन अब जम्मू कश्मीर पुलिस फरीदाबाद पहुंचती है और अचानक से फरीदाबाद के अंदर मौजूद अल फलाह यूनिवर्सिटी से कुछ दूरी पर मौजूद एक मोहल्ले के एक घर में छापा मारती है।
یہ وہی گھر تھا کہ جس کو ڈاکٹر مزمل کے دوارا کرائے پر لیا ہوا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس چھاپے میں اس گھر سے لگ بھگ 350 کلو کے قریب بسفوٹک ملا اور اس سے جڑی ہوئی جو باقی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ملی۔ تلاشی کے دوران ہی جب یہ ٹیم گھر کے نیچے پہنچی تو وہاں پر ایک کار بھی کھڑی ہوئی تھی اور اس کار کی تلاشی میں اس کے اندر سے ایک اسالٹ رائفل بھی برآمد ہوتی ہے۔ بعد میں پتا چلا کہ یہ کار ایک لیڈی کی ہے کہ جن کا نام ہے ڈاکٹر شاہین اور یہ ڈاکٹر مزمل کی دوست بھی ہیں۔ فرید آباد میں جب یہ سرچ آپریشن اور بھی آگے بڑھا اور پوچھ تاچھ بڑھائی گئی تو یہاں سے ٹیم کو ایک اور بھی سراغ ملا اور پھر انہوں نے فرید آباد سے لگ بھگ 4-5 کلومیٹر کی دوری پر موجود ایک گاؤں میں چھاپا مارا۔ یہاں پر جس گھر میں چھاپا مارا گیا وہ ایک مولانا کا گھر تھا اور رپورٹس کے مطابق اس گھر کے اندر ڈاکٹر مزمل کے گھر سے بھی کہیں زیادہ بسفوٹک سامان ملا۔ تو اب تک 4 لوگ زد میں آ چکے تھے، مطلب کہ ڈاکٹر مزمل، ڈاکٹر عادل اور یہ گاؤں کے مولانا کے جن کے گھر پر چھاپا ہوا تھا، اور چوتھی وہ لیڈی ڈاکٹر مطلب کہ ڈاکٹر شاہین۔ اب ان میں سے 3 تو پولیس کی گرفت میں بھی تھے، مگر جو چوتھی مطلب کہ ڈاکٹر لیڈی تھی وہ ابھی بھی فرار تھی۔ ان تینوں سے جب اور پوچھ گچھ کی گئی تو یہاں پر ایک چوتھے آدمی کا نام سامنے آیا جس کا نام تھا ڈاکٹر عمر۔ اب جیسے ہی پولیس کو ڈاکٹر عمر کے بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ فوراً ہی تلاش شروع کر دیتی ہے۔ یہ تو کنفرم تھا کہ یہ بندہ بھی فرید آباد سے ہی ہے، لیکن ہے کہاں یہ نہیں پتا تھا۔ مخبروں کے ذریعے سے جلد ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی تھی، مگر اسی کوشش کے بیچ ہی 9 نومبر کا پورا دن گزر گیا، رات آ گئی اور پھر جلد ہی یہ رات بھی گزر گئی۔ اگلی صبح مطلب کہ 10 نومبر کے دن پھر 8:13 پر بدرپور نام کے ایک علاقے میں جو فرید آباد میں ہی آتا ہے اور دلی کے بارڈر پر موجود ہے اور جہاں پر ایک ٹول پلازا موجود ہے، وہاں پر CCTV میں ایک کار کیپچر ہوتی ہے۔ یہ کار جو i20 تھی اور جس کا کلر سفید تھا، اس کے اندر یہی ڈاکٹر عمر بیٹھا ہوا تھا، مگر اس کی شکل نہیں دکھ رہی تھی۔ ماسک پہنا ہوا یہ بندہ باقی تمام لوگوں کی طرح اس ٹول پلازا پہ رکتا ہے اور پھر یہاں سے گزر جاتا ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے یہ بندہ دلی میں انٹر کر گیا تھا اور اگلے کچھ گھنٹوں تک کہاں رہا، کہاں ٹہلتا رہا، اس کی ابھی تک کچھ خبر نہیں مل سکی ہے۔ لیکن ہاں، لگ بھگ 7 گھنٹے گزر جانے کے بعد دوپہر کے 3:19 پر ایک بار پھر سے یہ کار ایک کیمرے کے اندر قید ہوتی ہے، اور اس بار یہ کار جہاں پر کیمرے میں قید ہوئی تھی وہ دراصل لال قلعے کے آس پاس کا علاقہ تھا۔ دراصل بات یہ ہے کہ لال قلعے کے احاطے میں ایک پارکنگ ہے کہ جس کو سنہری مسجد پارکنگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی پارکنگ کے اندر اس بندے نے اپنی کار سے انٹری لی تھی۔ انٹری لینے کے بعد اس نے وہاں پر اپنی کار کو پارک کیا، مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس بندے نے اپنی کار تو وہاں پر پارک کی، مگر یہ خود وہاں سے اترا نہیں، بلکہ اگلے لگ بھگ پورے 3 گھنٹے تک یہ بندہ اپنی ڈرائیور سیٹ پر ہی بیٹھا رہا، اور اس پورے لمبے وقت میں اس بندے نے اپنے منہ پر لگا ہوا جو ماسک تھا وہ بھی نہیں ہٹایا۔ 3 گھنٹے کا ایک لمبا وقت پارکنگ میں گزر جانے کے بعد پھر شام میں 6:23 پر یہ بندہ اپنی گاڑی لے کر پارکنگ سے باہر نکلتا ہے، اور پارکنگ سے نکلتے ہوئے ہی ایک بار پھر سے یہ تیسری بار ایک کیمرے میں قید ہوتا ہے۔ اب کیونکہ دوستو بات یہ ہے کہ اس علاقے کے ساتھ ساتھ دلی میں جتنے بھی ایسے علاقے ہیں کہ جو کافی بزی رہتے ہیں اور خاص طور سے شام کے وقت زیادہ بزی ہو جاتے ہیں، تو وہاں پر جب گاڑیاں آگے بڑھتی ہیں تو وہ دراصل آگے نہیں بڑھ رہی ہوتی ہیں بلکہ رینگ رہی ہوتی ہیں۔ تو جب یہ بندہ اپنی i20 لے کر اس پارکنگ سے نکلتا ہے اور آگے بڑھنا شروع کرتا ہے تو ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی گاڑی بھی اس جام کے اندر رینگ ہی رہی تھی۔ پارکنگ سے باہر نکلنے کے بعد ابھی 15 منٹ ہی گزرے تھے اور اس کی یہ گاڑی بھی رینگتے بمشکل 400 سے 500 میٹر ہی آگے بڑھی ہوگی کہ وہی خطرناک دھماکہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں ہم نے آپ کو شروع میں بتایا تھا۔ اس جام میں موجود آس پاس میں جتنی بھی گاڑیاں تھیں جو اس گاڑی سے چپک کر چل رہی تھیں وہ پل بھر کے اندر آسمان میں اڑ گئیں۔ یہ دھماکہ کرنے والی جو i20 گاڑی تھی، اس کا بھی جو کچھ بعد میں بچا تھا اس کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا گیا کہ جو پھٹنے والا پورا مٹیریل تھا، بارود یا جو کچھ بھی، وہ دراصل اس گاڑی کے پچھلے حصے میں رکھا ہوا تھا۔ اب اس پورے معاملے میں پہلی حیران کر دینے والی چیز کہ جو کافی ڈسکس کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسان کیسے اپنی کار میں ڈھیر سارا بارود لے کر پورا دن دہلی میں ٹہلتا رہا اور کیسے کسی کو پتا ہی نہیں چلا کہ یہ کہاں پر ہے، یا پھر کیسے کوئی پولیس یا کوئی ٹیم اس کو
पकड़ ही ना सकी। जबकि जो दूसरी चीज डिस्कस की जा रही है वो ये है कि अभी इस मामले को लेकर सारी चीजें क्लियर हो ही नहीं सकी हैं। मतलब अलग अलग थ्योरीज चल रही हैं। कोई कह रहा है कि इनका टारगेट और इनका मकसद ही यही अटैक था कि जो इन्होंने किया है, तो कोई कह रहा है कि मंसूबा और टारगेट कुछ और ही था, मगर क्योंकि 9 नवंबर के दिन जो छापेमारी हुई थी और डॉक्टर उमर को ये महसूस हो गया था कि उसके सारे साथी पकड़े जा चुके हैं और पुलिस उस तक भी पहुंच ही जाएगी, तो उसने हड़बड़ाहट में मतलब कि पैनिक में आकर ये धमाका किया। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि इस मामले से जुड़ी हुई ज्यादातर चीजें अभी तक खुल ही नहीं सकी हैं। इवन अगर इंडियन गवर्नमेंट पर भी नजर डालें तो उसने इस धमाके को, इस पूरे मामले को एक आतंकवादी हमला तो घोषित कर दिया है, लेकिन इस मामले से जुड़ी हुई ज्यादातर चीजें खुफिया ही रखी हैं। जो भी चीजें हम लोगों को पता चली हैं या पता चल रही हैं वो सब मीडिया सोर्सेज से चल रही हैं, और इन्हीं मीडिया सोर्सेज के जरिए से ही इस धमाके के 1-2 दिन बाद ही हर तरफ टर्की का एंगल भी दिखाई देने लगा था। मीडिया में लगातार ये दावा किया जा रहा है कि इस पूरे मामले में ये जो बंदा था, मतलब कि डॉक्टर उमर, ये लगातार टर्की में बैठे हुए एक हैंडलर के जिसका नाम युकासा बताया जा रहा है उसके कांटेक्ट में था। और तो और कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल, इन दोनों लोगों ने टर्की का सफर भी किया था, और शायद इसी सफर के दौरान ही इन लोगों की जैश ए मोहम्मद के बंदों से मुलाकात हुई थी और उनकी तरफ से इनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। अब यहाँ पर साथियों नोट करने वाली बात ये है कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली टर्की के एंगल के मामले में कोई भी बयान नहीं दिया गया है, जबकि दूसरी तरफ देखें तो इंडियन मीडिया में जो कुछ भी चल रहा है उसको लेकर टर्की का रिस्पांस आ चुका है, और टर्की की तरफ से कहा गया है कि इंडियन मीडिया में चलने वाली इस तरह की तमाम खबरें झूठी हैं, इनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। बल्कि टर्की ने तो ये कहा है कि मीडिया का ये जो अभियान है ये दरअसल टर्की और इंडिया के रिश्तों को खराब करने की कोशिश है। अब इस पूरे मामले में टर्की की जमीन वाकई इस्तेमाल हुई है या फिर नहीं, ये तो आने वाले वक्त में तभी पता चलेगा कि जब इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट आएगा। बाकी इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या कीमती राय है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, ऐसी ही नॉलेजेबल और अपडेटेड वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आप ये प्रोग्राम निज़ामे हक प्रोडक्शन की जानिब से देख रहे हैं।